एपिसोड की शुरुआत में हम रियूफांग को देखते हैं जिसे शोल्डर में पेन हो रहा होता है और जैसे ही वो पेन किलर खाने ही वाला होता है तभी यंग यंग उसके पास आकर उसे वो पेन किलर छीन लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इंजरी हुई है और तुम हम सबसे ये बात क्यों छुपा रहे हो। पर रियूफांग उससे फिर से झूठ बोलने लगता है कि ये तो मेरे विटामिन की टैबलेट है। जो सुनकर यंग यंग बोलती है कि तुम इतनी आसानी से सच नहीं बताने वाले। ठीक है तो फिर मैं ये टैबलेट जाकर कोच युआन को दे देती हूँ। तब रियूफांग उसे रोकता है और उसे सच बता देता है। दूसरी तरफ हम ओयंग को देखते हैं जिसे जब पता चलता है कि लिटिल वन को होश आ गया है तो वो भागता हुआ उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। लेकिन लिटिल वन को ओयंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ ये याद था कि लिंजी उसका भाई है। तो लिंजी उसे बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि लिटिल वन की मेमोरी लॉस हो गई है और उसे 16 साल की बात का कुछ भी याद नहीं है। उसे होश आना एक मिरेकल की तरह है और उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट अभी भी मौजूद है, इसीलिए उसकी जान अभी खतरे से खाली नहीं है और बेहतर यही होगा कि हम लोगों से कुछ भी याद कराने की कोशिश ना करें, वरना इस सब से उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये सारी बातें सुनकर ओयंग बोलता है कि लिटिल वन को होश आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और लिंजी यहाँ उसे लिटिल वन के सामने ये बाई से रिलेटेड कोई भी बात करने से मना कर देता है। इधर हम रियूफांग को देखते हैं जिसने यांग यांग को सब चीजें सच सच बता दी थी। तो यांग यांग उसे सर्जरी कराने के लिए बोलती है, लेकिन रियूफांग मना कर देता है और बोलता है कि मैंने ये बाई से प्रॉमिस किया था कि हम ड्रीम कप की ट्रॉफी साथ में लेंगे। अब यांग यांग उसकी बात मान जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी और ओयंग लिटिल वन का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। फिर लिटिल वन लिंजी से बोलती है कि जब मैं कॉमा में थी तब मैंने आपकी थोड़ी बातें सुन ली थी। हालांकि मुझे वो चीज़ अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ युनदो का नाम याद है। तो क्या युनदो वही लड़की है जिसे आप लाइक करते हो? ये सुनकर लिंजी हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि लिटिल वन तो अनकॉन्शियस थी, तो उसने युनदो का नाम कैसे सुन लिया। अब लिंजी उसे बता देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। तो लिटिल वन लिंजी को युनदो के बारे में कुछ बताने के लिए बोलती है, जिस पर वो उसे वो सारी चीजें बताने लगता है जब वो युनदो से पहली बार मिला था। अगली सुबह जब लिंजी उठता है तो देखता है कि लिटिल वन हॉस्पिटल से गायब है। वहीं हम लिटिल वन को युनदो के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ युनदो भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और फिर वो लिंजी के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल वापस लेकर आती है। लिंजी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो लिटिल वन बोलती है कि मैं तो सिर्फ युनदो को देखना चाहती थी कि वो कैसी दिखती है। और फिर वो युनदो से बोलती है कि मेरा भाई तुम्हें लाइक करता है तो क्या तुम मेरे सिस्टर इन लॉ बनोगी? जो सारी चीजें सुनकर युनदो काफी एम्बैरेस होती है। तो लिंजी लिटिल वन को चुप करा देता है और वो युनदो से बोलता है कि प्लीज तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे पता नहीं तुम्हारे बारे में कैसे याद रह गया था, इसीलिए वो ये सब कह रही है। तो युनदो खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या उसे ईबाई के बारे में भी सब कुछ याद आ गया। ये बाई का नाम सुनकर लिंजी उसे चुप करा देता है और बाहर बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि लिटिल वन को मेमोरी लॉस हुआ है और उसे 16 इयर्स के बाद का कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए उसे ये बाई के बारे में भी याद नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये बाई के बारे में उसके सामने मेंशन ना करो, क्योंकि शायद वो उसे याद नहीं रखना चाहती। जो सुनकर युनदो मान जाती है। फिर लिंजी उसे बोलता है कि मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लिटिल वन को पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए क्या तुम उसके सामने मेरे लवर होने का प्रिटेंड कर सकती हो? जो सुनकर युनदो पहले तो मना कर देती है, लेकिन लिंजी के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। आगे हम साउथ फिजिकल टीम को देखते हैं। ट्रेनिंग के बाद ईबाई युनदो को कॉल करता है और उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन युनदो वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए वो उसे कुछ बहाना बनाकर मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लिंजी किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए उसने युनदो को लिटिल वन का ख्याल रखने के लिए बुलाया था। जहाँ लिटिल वन फिर से युनदो को सिस्टर इन लॉ बुलाती है तो युनदो उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे युनदो ही कहना। लिटिल वन अब उसे एक स्विमिंग पूल की ड्राइंग बनाकर दिखाती है और बताती है कि ये ड्राइंग मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ को देखकर ये ड्राइंग करती थी। अब वो याद करने की कोशिश करती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर युनदो डॉक्टर्स को बुलाती है, जो कि उसे कुछ मेडिसिन देकर वापस से चले जाते हैं। अब जब लिंजी और ओयंग हॉस्पिटल आते हैं तो युनदो लिंजी से माफी मांगती है क्योंकि वो लिटिल वन का ख्याल नहीं रख पाई थी, जिस पर लिंजी उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जब युनदो घर आ रही होती है तब वो लिटिल वन के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे रास्ते में ईबाई मिल जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर उसे घर पर लेकर आता है और उसके लिए खाना बनाने लगता है। अब यहाँ युनदो से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो ईबाई को बोल ही देती है कि मैंने तुम्हारी पुरानी हाई स्कूल वीडियोस देखी, जिसके अंदर मैंने लिटिल वन की वीडियो भी देखी, वो तो बहुत ही क्यूट है और एक वीडियो में उसने तुम्हें अपना लव कन्फेस भी किया था, तो क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? ईबाई बताता है कि वो भी हमारी स्विमिंग टीम में थी और हम सभी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं तो उसे सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह मानता था, और क्या तुम उससे जेलस हो रही हो?
पर मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो, इसीलिए ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। अगले दिन जब युन दो कहीं जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात चेंग मई से होती है और फिर वो दोनों बात करने के लिए कैफे में जाते हैं, जहाँ युन दो उसे लिटिल वन के बारे में बताती है और बोलती है कि लिटिल वन के लिए ईबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन दोनों के बीच में आ गई हूँ। जो सुनकर चेंग मई बोलती है कि तुम कितनी बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रही हो, तुम्हें ईबाई पर विश्वास करना चाहिए और वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। युन दो फिर चेंग मई से बोलती है कि क्या हम दोनों अब भी दोस्त हैं, मुझे पता है कि तुम अब भी मेरी केयर करती हो, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे लिंजे के बारे में भी बताया और आज भी मुझे इतने प्यार से कंसल्ट कर रही हो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन ऐसा करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ये सब बातें करते हुए वो रोने लगती है, जो देखकर चेंग मई भी इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती है कि रोना धोना बंद करो। और यहाँ ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिसके बाद हम यांग यांग को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर से र्यूफांग की कंडीशन के बारे में पता करने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इस तरह लीक नहीं कर सकते और उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। अब जब उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताते तो वो यहाँ से जाने लगती है। तब डॉक्टर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर जल्दी ही र्यूफांग ने सर्जरी नहीं करवाई तो ये कंपटीशन उसके करियर का आखिरी कंपटीशन होगा। फिर हम लिटिल वन को देखते हैं, जो युन दो के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तभी उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वो ईबाई का इंटरव्यू ले रही थी और जैसे वो ईबाई को देखती है तो उसे उसके बारे में सब कुछ याद आने लगता है, जो देखकर वो रोने लगती है। जिसके बाद लिटिल वन ईबाई से मिलने के लिए उसके कैंपस पहुंच जाती है। ईबाई जैसे ही पूल से बाहर आता है तो वो लिटिल वन को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो उसे हक कर लेती है, जो चीज युन दो दूर से खड़ी होकर देख रही थी। ईबाई फिर उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, पर लिटिल वन इस बात का जवाब दिए बिना ही बेहोश हो जाती है। इसलिए अब युन दो और ईबाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जब लिंजी और ओयंग पहुँचते हैं तो ओयंग ईबाई पर काफी गुस्सा होने लगता है कि तुमने लिटिल वन के साथ क्या किया है। ये बोलकर वो उसे पंच कर देता है। तब युन दो कहती है कि ईबाई ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि लिटिल वन ही उसके ऊपर बेहोश होकर गिर गई थी। जो सुनकर ईबाई बोलता है कि क्या तुम लिटिल वन के बारे में पहले से ही जानती हो, पर यहाँ युन दो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती और उसे देखने लगती है। इसके बाद डॉक्टर लिंजी को बताते हैं कि लिटिल वन की कंडीशन अभी तो स्टेबल है, लेकिन उसकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट है, इसलिए तुम्हें उसके इमोशन पर काबू करना होगा। जो सुनकर लिंजी ईबाई को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। बाहर जाकर ईबाई लिंजी पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने लिटिल वन की ये हालत मुझसे इतने सालों तक क्यों छुपाई। तभी वहाँ पर ओयंग आ जाता है, जो बोलता है कि तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। जिस पर ईबाई बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब ईबाई को ड्रग्स यूज करने के लिए चार्ज किया गया था तो ऑफिसर्स बताते हैं कि इस केस में लिटिल वन भी इन्वॉल्व है। जैसे ही लिटिल वन वहाँ पर आती है तो ईबाई उसे देखने लगता है, तो ईबाई को बोलता है कि तुम लिटिल वन पर भला कैसे डाउट कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। ये बोलकर वो उस पर भड़कने लगता है तो र्यूफांग उसे साइड में लेकर जाता है, जिनकी जाते ही कोच वो लिटिल वन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं और ये सीन बस इतना ही दिखाया जाता है। प्रेजेंट में ओयंग ईबाई को बोलता है कि 4 साल पहले तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, इसलिए आज उसकी ये हालत हुई है। तो ईबाई बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ओयंग कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, तो बताओ क्या बात है। पर ईबाई कुछ भी नहीं बोलता। तो ओयंग बोलता है कि क्या ये तुमने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि पहले तुम लिटिल वन का यूज करोगे और फिर सारा ब्लेम उसी पर डाल दोगे। तो ईबाई बोलता है कि तुम मेरे साथ इतने सालों से रहे हो, तुम मेरे बारे में ऐसा सब कुछ कैसे सोच सकते हो। अब लिंजी को भी काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों को चुप कराता है और बोलता है कि पास में जो कुछ भी हो उस सबको अभी छोड़ो, अभी भी लिटिल वन की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए ये ईबाई अब तुम उसके सामने सॉफ्ट हार्टेड मत बनना, क्योंकि अगर वो फिर से तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो मैं ये चीज नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अब तुम उसे दोबारा मत मिलना। ये बोलकर लिंजी वहाँ से चला जाता है। इधर लिटिल वन युन दो से बोलती है कि आज इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी मैं खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ईबाई से मिली हूँ। जो सुनकर युन दो अपसेट हो जाती है। अब जैसे ही लिंजी और ओयंग वापस आते हैं तो लिटिल वन उनसे पूछती है कि ईबाई कहाँ पर है। लिंजी बोलता है कि उसे कुछ काम था इसीलिए वो वापस चला गया है। जो सुनकर लिटिल वन पैनिक करने लगती है और ईबाई को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये तीनों मिलकर उसे रोकते हैं। पर लिटिल वन कहती है कि मुझे ईबाई से मिलना है और वो ओयंग से बोलती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे ईबाई से नहीं मिलवा सकते। जो सुनकर ओयंग उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे ईबाई से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो ईबाई से बोलता है कि लिटिल वन तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसीलिए वो रुक जाता है। अब जब ईबाई लिटिल वन के साथ होता है, जहाँ लिंजी ओयंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना पेनफुल होगा
और यहाँ हमें पता चलता है कि ओयंग भी लिटिल वन को स्कूल टाइम से ही लाइक करता है और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि लिटिल वन को अब मेरी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम ये बाई और युनदो को साथ में देखते हैं, जहाँ ये बाई युनदो से पूछता है कि तुम ये सारी चीजें मुझसे कब से छुपा रही थी। तो युनदो बताती है कि ये सब तो मुझे हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर ही पता चला था और मेरा तुमसे ये सब छुपाने का कोई प्लान नहीं था, पर लिंजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। तो ईबाई बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि लिंजी ने ये सब लिटिल वन के लिए किया होगा, लेकिन मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे। जो सुनकर युनदो उसे सॉरी बोलती है। फिर ईबाई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, लेकिन युनदो उसे मना कर देती है और बोलती है कि अगर लिटिल वन उठी और तुम उसे अपने पास नहीं मिले तो वो पैनिक करने लगेगी, इसलिए मैं खुद ही जाती हूँ। इसी बीच हम र्यूफांग को देखते हैं जो कि एसी हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था, जो कि उसे कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे बताते हैं कि एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आई थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो यांग यांग होगी। डॉक्टर उसे बता देते हैं कि मैंने उसे ये बोला कि अगर तुम सर्जरी नहीं कराओगे तो तुम्हारा स्विमिंग करियर खत्म हो जाएगा। जो सुनकर र्यूफांग अपसेट हो जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि आपने उसे ये क्यों बताया। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि ये सुनने के बाद उस लड़की का क्या रिएक्शन था। तब डॉक्टर बताते हैं कि ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ भी नहीं बोली और रोने लगी। र्यूफांग अब यांग यांग के बारे में ही सोच रहा था कि वो मेरे लिए रोई। दूसरी तरफ हम यांग यांग को देखते हैं जो कि कोच युआन से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो क्या बात करती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हम युनदो को देखते हैं जो कुछ खाने के लिए लेकर वापस आ रही थी। तभी उसे र्यूफांग देख लेता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। युनदो अब जब लिटिल वन के रूम के बाहर गिबाई और उसे हंसकर एक साथ बात करते हुए देखती है तो वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी र्यूफांग भी लिटिल वन को देख लेता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता युनदो उसे साइड में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे लिटिल वन की सारी बातें बता देती है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ। जो सारी बातें सुनकर र्यूफांग कहता है तो इसका मतलब ये है कि लिटिल वन कभी अब्रॉड गई ही नहीं, जिस पर युनदो हाँ बोलती है। र्यूफांग अब उससे पूछता है कि क्या तुम लिटिल वन और ईबाई को साथ में देखकर खुश हो। तो युनदो बोलती है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं ईबाई को लिटिल वन के साथ देखती हूँ तब मुझे उसके मन में कुछ अजीब सा गिल्ट दिखाई देता है। ये सुनकर र्यूफांग कहता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा क्यूरियस हो तो तुम ईबाई से इस सब के बारे में खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती कि 4 साल पहले क्या हुआ था। तो युनदो बोलती है कि मैं उन दोनों की बात के बीच में थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती। र्यूफांग अब उसे काफी अपसेट देखता है तो उसकी चीक्स पर हाथ रख देता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिस युनदो को मैं जानता हूँ वो तुम तो नहीं हो। तुम तो हमेशा काफी चेयरफुल और पॉजिटिव रहती हो, इसीलिए तुम खुद पर और ईबाई पर थोड़ा सा यकीन रखो। वो कभी भी कुछ भी इलीगल नहीं करेगा। जो सारी बातें सुनकर युनदो स्माइल करने लगती है और उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। फिर युनदो ईबाई के पास जाकर बोलती है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये बोलकर वो सब कुछ बताना शुरू करती है कि मैं रिसेंटली काफी अपसेट हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर है। फिर वो उसे बोलती है कि मैं पास्ट वाले ईबाई को मिस करती हूँ, मुझे ये वाला ईबाई पसंद नहीं है जो कि लिटिल वन के साथ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें एक लड़की के साथ में देखकर जेलस होंगी, लेकिन मैं सच में काफ़ी जेलस हो रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर ईबाई तो स्माइल करने लगता है, पर युनदो अभी भी बोले जा रही थी कि मुझे पता है कि तुम लिटिल वन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है और मुझे उससे काफ़ी जेलसी होती है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और क्या तुम ऐसी वाली युनदो को लाइक करोगे। ये सुनकर ईबाई हंसता है और उसे किस कर देता है। जो सारी चीजें लिटिल वन भी डोर के पास खड़ी होकर देख रही थी और वो भी थोड़ी अपसेट हो जाती है। ईबाई युनदो से पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर डाउट है, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अपसेट फील करोगी, इसीलिए सॉरी और मुझे सब कुछ बताने के लिए थैंक यू। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम जेलस होती हो तो बहुत ही अच्छी लगती हो। जिस बात पर दोनों स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर लिटिल वन इन दोनों को इस तरह खुश देखकर जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर ओयंग आता है और उसने भी इन दोनों को देख लिया था। जिसके बाद हम र्यूफांग को देखते हैं जो कि पुल के साइड में बैठा हुआ था। तभी उसके पास यांग यांग आती है जो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारा शोल्डर हर्ट कर रहा है। तो र्यूफांग बोलता है कि ये छोटी सी इंजरी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो सुनकर यांग यांग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब अपनी टीम और कोचेस के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोच सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी वरिड हूँ। अब जब र्यूफांग कुछ जवाब नहीं देता तो यांग यांग वहाँ से जाने लगती है। तभी र्यूफांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे हक करके बोलता है कि तुम मेरी वजह से काफी वरिड हो, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही अपसेट किया है। फिर वो हमेशा उसका साथ देने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा मेरा साथ देना। इसी तरह आप दोनों गले लगकर रोने लगते हैं।
वहीं जब युंदो और येबाई साथ में घर जा रहे होते हैं तभी युंदो उससे पूछ लेती है कि 4 साल पहले क्या हुआ था। जब भी तुम लिटिल वन को देखते हो तो उसके लिए सॉरी क्यों फील करते हो। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि 4 साल पहले क्या हुआ था और हम देखते हैं कि 4 साल पहले येबाई के जूस में लिटिल वन कुछ मिलाते हुए दिख रही होती है जिसका फोटो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास था। कोच वो अब उस फोटो के बारे में लिटिल वन से पूछते हैं कि क्या ये तुम थी, जिस पर वो मना कर देती है। ये सारी चीजें सुनकर युंदो बोलती है कि तो तुमने ये सब एशियन एलिट टीम को क्यों नहीं बताया। ये बायो से बताता है कि 4 साल पहले जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तभी लिटिल वन अचानक से गायब हो गई, इसलिए इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई और कोई भी मुझे इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया। युंदो बोलती है कि इसका मतलब इन सारी चीजों से तुमने अकेले डील किया। तो ये भाई बताता है कि हाँ, क्योंकि मुझे कभी भी यकीन नहीं होगा कि लिटिल वन मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एक बार कंपटीशन से पहले मेरी नी में इंजरी हो गई थी। तब सभी लोगों ने मुझे क्विट करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ एक वही थी जिसने मुझे हिम्मत दी और मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। इसीलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। युंदो अब ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है। तो ये भाई बोलता है कि क्या तुम फिर से जेलस फील कर रही हो। तो युंदो कहती है कि हाँ, और अब मैं उससे नफरत करूंगी क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो गए। अब वो उसे बताने लगता है कि 4 साल पहले जब मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था तब मैं उस लेक के पास गया जहाँ मैंने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया, और उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मैं पानी में काफी देर तक सांस रोक सकता हूँ और मुझे इस तरीके से अपनी होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे रियलाइज हुआ कि कितने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कोच वो जिन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और र्यूफांग जो कि हमेशा ब्रदर की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। और जब इन 4 साल मेहनत करने के बाद मेरा पहला कंपटीशन था तब मुझे तुम मिली और तुम्हारे साथ मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो अब तुम ही बताओ, ये 4 साल मेरे लिए वेस्ट थे या फिर ब्लेसिंग। युंदो से बोलती है कि ये तो किस्मत है, क्योंकि जिस लड़की को तुमने 4 साल पहले बचाया था वो मैं हूँ। युंदो से बताती है कि मैं तभी से तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर ये बाई उसे हक कर लेता है। और युंदो बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, ये 4 साल तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि एक गिफ्ट है। दूसरी तरफ हम लिटिल वन को देखते हैं जो ओयंग से बोलती है कि तुम अभी तक यहाँ पर हो और गए क्यों नहीं। तो ओयंग उसे बोलता है कि जब तुम कॉमा में थी तब मैं हर दिन तुमसे मिलने के लिए आता था और तुम्हारे उठने का मैंने बहुत ही वेट किया है, लेकिन जब तुम उठी तो तुम्हारी मेमोरी चली गई और मैं तुम्हें याद ही नहीं रहा। तुम्हें याद रहा तो सिर्फ ईबाई। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आज जो हालत है वो सिर्फ ईबाई की वजह से हुई है? क्या तुम भूल गई कि उसने 4 साल पहले तुम्हें कैसे ट्रीट किया था? ये सारी चीजें भला तुम कैसे भूल सकती हो? अब लिटिल वन ये सब याद करने की कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है कि कोई उसे बता रहा था कि ईबाई का सिलेक्शन अब एशियन एलीट टीम में हो जाएगा और वो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाएगा। तो लिटिल वन बोलती है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तो वो दूसरा पर्सन बोलता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। लिटिल वन ये सब याद कर ओयंग को बोलती है कि ईबाई ने मेरा यूज नहीं किया है। तो ओयंग उसे बोलता है कि अब तो रियलिटी को फेस करो, तुमने अभी अभी देखा कि वो किसी और लड़की को लाइक करता है और अभी तक जो भी तुम उसे लाइक करती आ रही हो वो सिर्फ वन साइडेड था। तभी लिटिल वन को याद आता है कि एक बार उसने जब ईबाई से अपना लव कन्फेस किया था तो ईबाई ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो और मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपनी एक छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, इसलिए मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। इसीलिए वो उसके जूस में ड्रग्स मिला देती है। ये सारी चीजें याद कर लिटिल वन बोलती है कि ईबाई ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। ये भूलकर वो बेहोश हो जाती है और ओयंग शॉक हो जाता है। अगले दिन जब ईबाई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो युंदो उसे चेयर अप करने के लिए आती है। फिर ये दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ ईबाई उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो, क्योंकि मैं अब लिटिल वन के सामने और नाटक नहीं कर सकता और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो, कि ये सब मैं ओयंग, लिंजी और अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ओयंग ने लिटिल वन के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन उसने मेरी वजह से कभी भी उसे नोटिस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हम लिंजी और ओयंग को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है और उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सर्जरी करवानी पड़ेगी वरना उसकी लाइफ काफी रिस्क में है। तभी वहाँ पर लिटिल वन आ जाती है जो उन लोगों को बोलती है कि आप लोग मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मैं यही सब डिजर्व करती हूँ। अब इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाती ओयंग उसे चुप करा देता है। तभी वहाँ पर ईबाई और युंदो आ जाते हैं जो कि लिटिल वन के रूम के बाहर खड़े हुए थे और उन्हें पता चलता है कि लिंजी और डॉक्टर ने सर्जरी की डेट डिसाइड कर ली है, जो कि उस दिन है जब ड्रीम कप का फाइनल कंपटीशन है। अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी कोच युआन वहाँ पर आकर अनाउंस करती है कि र्यूफांग इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा, जो सुनकर र्यूफांग हैरान रह जाता है और कोच युआन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारा फ्यूचर बचाने के लिए, जब तक तुम्हारी इंजरी ठीक नहीं हो जाती तुम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये सुनकर र्यूफांग गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और यांग यांग और ईबाई भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। र्यूफांग बाहर जाकर यांग यांग से बोलता है कि मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट कर तुम्हें सब कुछ बताया,
लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तो यांग यांग बोलती है कि तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो और चाहे कभी भी मुझसे बात ना करो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम सर्जरी जरूर करवाओगे और पूल में वापस से लड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले हेल्दी होना होगा। अब यहाँ पर फिर से यांग यांग को अपने लिए वरीड देखकर र्यूफांग स्माइल करने लगता है और जैसे ही वो उसे टच करने वाला होता है, पर तभी वहाँ वो ईबाई को देख लेता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम र्यूफांग के सभी दोस्तों को उसके रूम के बाहर देखते हैं, जो कि दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसीलिए ईबाई उससे बाहर से ही बोलता है कि मुझे यांग यांग ने सब कुछ बता दिया है कि तुम सर्जरी नहीं करवा रहे, और भला तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। मुझे पता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम इस कंडीशन में कंपटीशन कैसे जीतोगे। पर र्यूफांग उसे चुप होने के लिए बोलता है और अपने कान में हेडफोन्स लगा लेता है। और ईबाई बाहर से अभी भी बोले जा रहा था। ये देखकर यांग यांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक लात मारकर दरवाजा खोल देती है और अंदर जाकर र्यूफांग को डांटने लगती है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ यांग यांग र्यूफांग को बोलती है कि क्या तुम बेवकूफ हो और तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते। तो र्यूफांग बोलता है कि इस सब से तुम्हें क्या मतलब। यांग यांग उसे बोलती है कि तुम चुप करो और मुझे उस दिन ऑर्सन ने सब कुछ बता दिया था। तब यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि ऑर्सन ने उसे बताया था कि र्यूफांग को लगता है कि मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों ने शर्त लगाई थी और अगर र्यूफांग हार गया तो स्विमिंग से रिटायरमेंट ले लेगा। जो सुनकर यांग यांग हैरान हो जाती है कि र्यूफांग ने उसके लिए उससे फाइट की। आगे वो उसे बोलता है कि वो तुम्हारी इतनी केयर करता है कि वो किसी और को तुम्हें हर्ट करने नहीं देगा और तुम्हारे लिए उसने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया, इसीलिए तुम एकदम डम हो क्योंकि तुम ये चीज समझ ही नहीं पाई कि वो तुम्हें लाइक करता है। प्रेजेंट में सारी बातें सुनने के बाद र्यूफांग कहता है कि उस ऑर्सन के बच्चे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और फिर वो उसे बोलता है कि ये सब का भला कंपटीशन से क्या लेना देना, ये मेरा लास्ट चांस है ईबाई के साथ कॉम्पीट करने का, और अगर मेरी सर्जरी फेल हो गई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ईबाई उठकर बोलता है कि मैं तुम्हें रिपे करूंगा। जब 4 साल पहले सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी तब एक तुम्हें थे जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, इसीलिए अब मुझे भी तुम पर ट्रस्ट करने का मौका दो। मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम्हें जल्दी से रिकवर होकर वापस आना है। एक छोटी सी सर्जरी तुम्हारा स्विमिंग करियर खत्म नहीं कर सकती और हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, तो तुम मुझे वहाँ पर चैलेंज करना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जो सारी चीजें सुनकर र्यूफांग मान जाता है। ये सब सुनकर यांग यांग बोलती है कि मैं भी तो तुम्हें ये सब समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ईबाई ने तुम्हें बोला तो तुम झट से मान गए। तो र्यूफांग उसे अपने पास खींचकर हक कर लेता है, जो देखकर ईबाई बोलता है कि अब तुमने अगर यांग यांग को हक किया है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जिस पर र्यूफांग बोलता है कि हाँ मैं यांग यांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो ईबाई उसे थम्स अप करके वहाँ से चला जाता है। यांग यांग अब उससे दूर हो जाती है और बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो। तो र्यूफांग उसके पास आकर उसे किस कर देता है, जो देखकर वो शर्मा जाती है और फिर वो भी उसे किस कर देती है। अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी र्यूफांग डॉक्टर से मिलकर वापस आ जाता है और उसे सर्जरी की डेट मिल जाती है। तभी ईबाई को एक मैसेज आता है और वो भागता हुआ ओयोंग के पास जाता है। आगे हम देखते हैं कि ईबाई, युनदू और ओयोंग तीनों भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि लिटिल वन हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी और ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ गई होगी। तभी ईबाई और ओयोंग देखते हैं कि उसने एक ड्राइंग बनाई हुई है और वो समझ जाते हैं कि वो उसी जगह पर गई होगी, इसीलिए अब वो लोग उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम साउथ फिजिकल टीम और कोचेस को परेशान होता हुआ देखते हैं क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला था और ईबाई का कुछ अता पता ही नहीं था और उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। जिसके बाद हम लिटिल वन को देखते हैं जो कि उसी रोड पर जा रही होती है जहाँ पर उसने ईबाई से अपना लव कन्फेस किया था और इस बार भी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर ईबाई उसे आकर बचा लेता है। आगे लिटिल वन सभी को परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है और बताने लगती है कि जब मैं कोमा में थी तब मैं आप सभी लोगों की बातों को सुन सकती थी और मुझे सब कुछ याद भी था। एक बार मुझे ओयोंग ने ईबाई और युनदो के बारे में भी बताया था कि ईबाई युनदो को लाइक करता है, इसीलिए जब मैं उठी तब मैंने अपनी मेमोरी लॉस होने का नाटक किया क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करने से मैं फिर से ईबाई के क्लोज जा पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईबाई बोलता है कि सॉरी लिटिल वन, 4 साल पहले भी मैंने तुम्हारी लव को एक्सेप्ट नहीं किया था और 4 साल बाद भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आगे लिटिल वन बताती है कि 4 साल पहले जब मुझे पता चला कि तुम एशियन एलीट टीम में जाने वाले हो और अब तुम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे, तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिला दिया था ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जा पाओ। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिटिल वन बोलती है कि लेकिन तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिलाया जरूर था, पर एंड वक्त पर मुझे रियलाइज हो गया था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वो जूस नहीं दिया था। जिस पर ईबाई कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि जब मैंने तुम्हें एक रूम के अंदर रोते हुए देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे साथ काफी गलत कर रहा हूँ, तुम्हें इस तरह से इग्नोर करके, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो जूस खुद पी लिया था। और अब यहाँ इनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। फिर ईबाई बोलता है कि क्या तुम्हें अपने बर्थडे विश याद है, तुमने कहा था कि हम सभी दोस्त बने रहे, इसीलिए मैं यही चाहता हूँ
तुम्हारा लव ना एक्सेप्ट करने के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, लेकिन क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? जो सुनकर लिटिल वन इमोशनल हो जाती है। तभी ओयंग भी लिटिल वन को सारी पुरानी बातें भूलने के लिए बोलता है और ये बाई से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे गलत समझा था और उसे कंपटीशन में चलने के लिए बोलता है। पर तभी ही बाई की घुटने में काफी पेन होने लगता है क्योंकि लिटिल वन को बचाते बचाते उसका घुटना जमीन पर लग गया था। अब युंदो और ओयंग यीबाई को लेकर स्टेडियम पहुंचते हैं, जहां कोच वो और र्यूफांग यीबाई को इस हालत में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और र्यूफांग ओयंग से लड़ने लगता है कि तुमने ये क्या किया है। यीबाई उसे रोकता है और बोलता है कि मेरी पुरानी नी इंजरी वापस आ चुकी है। जो सुनकर कोच वो बोलते हैं कि तुम कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते। यीबाई बोलता है कि एक छोटी सी इंजरी मुझे कंपटीशन में पार्ट लेने से नहीं रोक सकती। जो सुनकर कोच और र्यूफांग दोनों ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तो यीबाई अपने घुटने को पकड़कर जोर से चटकाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और फिर वो बोलता है कि वो कंपटीशन में जाने के लिए रेडी है, जिस पर कोच वो भी मान जाते हैं। अब यीबाई रेडी होने के लिए जाता है तो युंदो भी उसे कंपटीशन के लिए गुड लक विश करती है और र्यूफांग भी उसे गुड लक विश करता है। फिर ओयंग यीबाई को बात करने के लिए बुलाता है और उसे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। तो यीबाई कहता है कि हम ब्रदर्स हैं और ब्रदर्स कभी सॉरी नहीं बोलते और यहाँ अब इनकी बॉन्डिंग भी पहले जैसी हो चुकी थी। र्यूफांग भी अब इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होता है। अब कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ शुरुआत में तो ओयंग और यीबाई दोनों की स्पीड सेम होती है, लेकिन जब टर्निंग पॉइंट आता है तो यीबाई की स्पीड स्लो हो जाती है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं और यीबाई पानी में खुद से कहता है कि मुझे कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना ही होगा, अपने कोचेस के लिए, अपनी टीम के लिए और अपनी युंदो के लिए। ये बोलकर वो काफी तेज स्विम करने लगता है और पानी में सांस भी नहीं लेता, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को जीतने के लिए बहुत ही टॉर्चर कर रहा था। अब सिर्फ 10 मीटर की रेस ही रह गई थी और यीबाई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर इस मैच में कौन जीतता है ये हमें दिखाई नहीं जाता और स्टोरी अब 3 महीने आगे चली जाती है, जहां हम र्यूफांग को देखते हैं और यांग यांग उसे प्रैक्टिस करवा रही होती है। फिर हम कोच युआन को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करके एशियन एलीट टीम ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर कोच वो आते हैं, जो कोच युआन से बोलते हैं कि या तुम सच में जा रही हो, जिस पर वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो तुम हेड कोच कैसे बनेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोच वो कोच युआन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ मिंगतियान और लिंगी भी मौजूद थे, जो बोलते हैं कि र्यूफांग हॉस्पिटल चला गया और यीबाई भी जा रहा है, जिनके जाने के बाद ये पूल कितना खाली खाली लग रहा है। जिसके बाद हम यीबाई और उन दो को एक साथ देखते हैं, क्योंकि अब यीबाई यूएस जाकर एशियन एलीट टीम ज्वाइन करने वाला था, जिसका मतलब ये है कि यीबाई ड्रीम कप कंपटीशन जीत गया था। युंदो उसकी पैकिंग कराने में मदद कर रही होती है और बोलती है कि क्या कुछ रह तो नहीं गया, तो यीबाई उसे उठा लेता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। युंदो फिर उसे बोलती है कि वहाँ जाकर मुझे रोज कॉल करना, तो यीबाई भी उसे बोलता है कि तुम भी जब फ्री हो तो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाया करना और लिंजी के साथ बाहर मत घूमना। जो सुनकर युंदो उसे किस कर देती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंजी आया है, जिसे देखकर यीबाई बोलता है कि भला मैंने क्यों ही तुम्हारा नाम लिया। असल में लिंजी यहाँ पर इन दोनों को ये बताने के लिए आया था कि लिटिल वन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। जो सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं और उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल वन ओयंग से मिलने के लिए आई होती है, जिसका मतलब ये है कि अब उसे भी उसकी फीलिंग्स के बारे में समझ में आ गया है। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं, जो कि चेंगमई से उसकी कंपनी के बाहर मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर काम करना वेस्ट है, क्योंकि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो। इसलिए उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी। जो सुनकर चेंगमई उसे किस कर देती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि हम दोनों सेम तरीके के लोग हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये जॉब ही नहीं बल्कि तुम्हें भी चाहती हूँ, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस मैसेज कर देना। ये बोलकर वो ऐसे जाने लगती है और उसके वहाँ से जाने से पहले ही लिंजी उसे अपनी कंपनी का एड्रेस मैसेज कर देता है, जो देखकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। जिसके बाद हम युंदो को उसकी कंपनी में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो ऑफिस से छुट्टी लेकर यीबाई को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसके बॉस उसके पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट काम है। दूसरी तरफ हम यीबाई को देखते हैं, जिसे युंदो का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि शायद मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तो यीबाई बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम गिल्टी फील मत करो, मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि तुमने मुझे किया है, और अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। इसलिए वो उसे बाय बोलकर कॉल रख देता है। तभी कोच वो यीबाई के पास आकर उससे पूछते हैं कि युंदो नहीं आई, जिस पर यीबाई कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। जो सुनकर दोनों कोचेस स्माइल करने लगते हैं
और कोचिवान उसे बताती है कि हम तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट पर्सन को भेज रहे हैं जो कि अमेरिका में तुम्हारी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखेगी और तुम्हारे इंटरव्यूज भी लिया करेगी। जो सुनकर जैसे ये भाई पीछे की तरफ देखता है तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि युनदुओ थी। अब उन दोनों को अकेला छोड़कर दोनों कोचेस भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और ये भाई तो युनदुओ को देखकर इतना खुश था कि वो उसे गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।